हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम डिसिप्लिनरी लैंग्वेज के अंतर्गत मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सोशल साइंस, जर्नल साइंस के अनुशासनिक क्षेत्र डिसिप्लिनरी एरिया के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं और आज हम इसी के अंतर्गत बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के अनुशासनिक क्षेत्र या डिसिप्लिनरी एरिया की। तो मैथ सब्जेक्ट हम सभी जानते हैं, इसके बारे में ये सभी इससे परिचित हैं। हम सभी सब ये सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं का मतलब ये है कि स्कूलिंग में 10th क्लास तक आपने मैथ्स को एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 11th क्लास में जिन लोगों ने यहाँ पे ऐसी स्ट्रीम चूज़ की है जहाँ पे वो मैथ्स पढ़ते रहे हैं, यानी जिसने भी बीएससी किया है तो पीसीएम वगैरह जो भी आप लोग वहाँ पे सिलेक्शन करते हो सब्जेक्ट्स की, तो उसके अंतर्गत मैथ्स के फील्ड में वो आज तक अपना जो है वो नॉलेज लेते रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट्स ले लेते हैं या कॉमर्स ले लेते हैं, तो वहाँ पे हालांकि आर्ट्स में भी मैथ्स होती है, आई नो आर्ट्स में भी मैथ्स होती है, लेकिन आर्ट्स में कहने का मीन्स ये है कि मैथ्स बहुत ही कम बच्चे लेते हैं। ज़्यादातर जैसे सोशोलॉजी है या लैंग्वेज ले ली या पोल साइंस ले लिया, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, पंजाबी ले ली, इस तरह से ही सब्जेक्ट चूज़ होते हैं आर्ट्स के अंदर। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी, लेकिन मैथ्स के बारे में हम 10th तक पढ़ के आए हैं तो हमें ये सब कुछ पता ही है कि मैथ्स कुछ बच्चे बहुत ही उसको टफ रूप में या कठिन सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, इसीलिए फिर वो 11th में आकर के मैथ्स नहीं लेते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि मैथ्स किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है, मैथ्स के उद्देश्य क्या क्या रहते हैं, गणित के पठन के क्या क्या उद्देश्य रहते हैं, और इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे इसके अनुशासनिक क्षेत्र के बारे में, अर्थात इसका दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ क्या कॉरिलेशन है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले गणित के अनुशासनिक क्षेत्र के बारे में जानना शुरू करें तो सबसे पहले इसके उद्देश्यों को या इसके कॉन्सेप्ट को, इस सब्जेक्ट के अवधारणा क्या है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो गणित का ज्ञान एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से छात्र युक्ति संगत ढंग से चिंतन, तर्क, वितर्क, विश्लेषण एवं स्पष्टीकरण करने की योग्यता अर्जित करता। हम सभी जानते हैं कि गणित हम में क्या डेवलपमेंट लेके आता है, तो हम में चिंतन, तर्क वितर्क, विश्लेषण, स्पष्टीकरण, ये सब कुछ आ जाता है गणित के अंतर्गत। हम ये सब कुछ सीखते हैं। यथार्थ में गणित ज्ञान वह अद्भुत उपकरण है जिसे मानव प्रतिभा ने सत्य के अन्वेषण के लिए निर्मित किया है। बिल्कुल सही बात। अगर हमने साइंस के बारे में पढ़ा था, अगर साइंस के उद्देश्य बताए जाएं तो सत्य की खोज करना है, उसी तरह से मैथ्स का भी सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है सत्य की खोज करना। साइंस मैथ्स दोनों ही सत्य की खोज पर आधारित हैं। गणित का ज्ञान प्राप्त करने में बहुत ही कम छात्र अभिरुचि रखते हैं। हमने अभी बात की थी, बहुत लोग इसको कठिन विषय के रूप में देखते हैं, ये भी लिखा है, देख लीजिए। वर्तमान समय में गणित ज्ञान को एक कठिन विषय के रूप में देखा जा रहा है। गणित का ज्ञान प्राप्त करने में बहुत ही कम छात्र अभिरुचि रखते हैं। इसका श्रेय प्रारंभिक स्तर पर, श्रेय मतलब ऐसा क्यों है, इसका श्रेय प्रारंभिक स्तर पर अशुद्ध शिक्षण विधि, अर्थात जो शिक्षण विधियाँ प्राइमरी स्केल पर यूज़ की जाती हैं वो सही नहीं है, तो अशुद्ध शिक्षण विधि और शिक्षक को जाता है, और शिक्षक भी जो है वहाँ पे सही रूप में चुना नहीं जाता। अब आपका शिक्षक ही होता है और आपके शिक्षक के द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधि ही होती है, टीचिंग मेथड ही होता है जो मैथ्स में आपका इंटरेस्ट पैदा भी कर सकता है और मैथ्स से आपको दूर लेकर के भी जा सकता है। मेरे स्टूडेंट्स को मैं काफ़ी बार क्लास में अपना खुद का एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। मुझे मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, उसका ये रीज़न है
कि मुझे स्कूलिंग में 10th तक मैंने जो स्टडी की तो कोई मुझे ऐसा टीचर मिला ही नहीं जिसने कि मैथ्स के प्रति मेरे इंटरेस्ट की बात की हो या फिर ऐसे टीचिंग मेथड से मुझे या मेरी क्लास को पढ़ाया हो जिससे कि मुझे मैथ्स अच्छी लगने लगे। मैं हमेशा मैथ्स से दूर ही भागती रही हूँ। रीज़न है इसका बिकॉज मुझे कोई ऐसा टीचर नहीं मिला कि जो इंटरेस्टिंग वे में टीचिंग मेथड कोई ऐसा प्रयोग में ले जिससे कि हमें इंटरेस्ट आ सके। मैंने तो मैथ्स के रट्टे लगा करके, इक्वेशंस के रट्टे लगा करके फिर मैथ्स की एग्ज़ाम्स में मैं पास आउट हुई हूँ और मार्क्स मेरे अच्छे आ जाते। ये था कि बहुत मतलब टफ सब्जेक्ट मुझे लगता था ये। तो इससे मैंने यही निचोड़ निकाला कि मैंने 11th क्लास में जब एंट्री ली तो मैंने आगे जा कर के मैथ्स नहीं ली, क्योंकि मुझे ये लगा कि ये मैथ्स मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और जिस चीज़ में खुद को इंटरेस्ट नहीं हो वो काम नहीं करना चाहिए। उस सब्जेक्ट में फिर मार्क्स नहीं आते जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता। तो अगर मुझे भी कोई अच्छा शिक्षक मिल जाता जो इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड से मुझे मैथ्स पढ़ाता तो मुझे ये लगता है खुद पे जो है इतना तो मुझे अपने आप के बारे में इतना तो पता ही है कि अगर मुझे कोई अच्छे से मैथ्स पढ़ाता तो डेफिनेटली अगर मैं सारे सब्जेक्ट में या हर फील्ड में इतनी इंटेलिजेंसी रखती हूँ तो मैं मैथ्स में भी अच्छा कुछ कर सकती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। तो यहाँ पे ये रीज़न रहता ही रहता है। तो जो भी बच्चे सुन रहे हैं तो आपने ऐसा शिक्षक बनना है कि आपने बच्चे को मैथ्स जैसा सब्जेक्ट भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में उसकी थाली में परोसना है जिससे कि वो उसको अच्छी तरह से जान सके, उसमें इंटरेस्ट ले सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने गणित के ज्ञान को एक यांत्रिक प्रक्रिया के रूप में लिया। यांत्रिक प्रक्रिया मतलब बस ये कैलकुलेशन ऐसा कुछ सिखा दिया कि ये यांत्रिक प्रक्रिया है, बस इसको समझने की कोशिश नहीं की गई, समझाने की कोशिश नहीं की गई, जिसके परिणाम स्वरूप गणित में अंतर्निहित चिंतन एवं विश्लेषण की तर्क शक्ति का मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब इसका जो मेन पर्पस था, क्योंकि शिक्षक ऐसा और शिक्षक की फिर अनइंटरेस्टिंग कह सकते हो या अनइफेक्टेड जो है वो टीचिंग मेथड रहा, जिसके चलते हुए जो इसके पीछे इसका मेन उद्देश्य रहता है चिंतन विश्लेषण स्पष्टीकरण तर्क वितर्क का बच्चे में विकास करना, तो वो नहीं हो सका। उसका मार्ग कैसा हो गया? अवरुद्ध हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं गणित के पठन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पे कुछ उद्देश्य आपके सामने हैं, एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। वैज्ञानिक उद्देश्य हैं मैथ्स के, व्यवहारिक हैं, सांस्कृतिक हैं, अनुशासनात्मक हैं, अवकाश के समय का सदुपयोग है, मानसिक शक्तियों का विकास और चारित्रिक विकास है। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक उद्देश्य, साइंटिफिक एम्स क्या हैं? तो जो छात्रों के विचार हैं और उनके जो दृष्टिकोण है छात्रों का, उसको वैज्ञानिक बनाना गणित का वैज्ञानिक उद्देश्य है। ठीक है, छात्रों के विचारों और उनके दृष्टिकोण को, उनकी सोच को वैज्ञानिक बनाना, क्योंकि गणित का ज्ञान क्या करता है? छात्रों के दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाने में पूरी तरह से सहयोग देता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक उद्देश्य का मतलब क्या निकलता है यहाँ पे कि छात्रों में हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण की स्थापना करनी है, उनके विचारों में, उनकी सोच में, दृष्टिकोण में वैज्ञानिकता लेकर के आनी है। ठीक है, ये है गणित के पठन का पहला उद्देश्य, वैज्ञानिक उद्देश्य। व्यवहारिक उद्देश्य, प्रैक्टिकल एम्स। व्यवहारिक उद्देश्य, अब हम अगर किसी भी बिजनेस की बात करें, किसी भी व्यवसाय की बात करें, तो आपको पता है गणित के बिना कोई भी व्यवसाय नहीं चल सकता। ठीक है, मनी है या फिर आप ये देखिए कोई माल का लेन देन है, हिसाब है, ये सभी गणित के बिना क्या सक्सेसफुल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो यहाँ पे व्यवहारिक रूप में हमें मैथ्स की नॉलेज होनी ही चाहिए, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब रोज़मर्रा की लाइफ में ही देखो, टाइम देखने के लिए भी मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए। दिन के 24 घंटों को मैनेज करना होता है ना, तो मतलब हमें टाइम देखना आना चाहिए, किसी को भी टाइम देखना आना चाहिए ताकि वो उसके अकॉर्डिंग जो है अपना रूटीन सेट कर सके। लेकिन टाइम भी तभी देखना आएगा जब मैथ्स की नॉलेज होगी। सारे दिन में हमें पैसों की कितनी लेन देन करनी पड़ती है, व्यवसाय के परे भी जा करके हमें अगर दुकान से सामान भी लेने जाना है, क्योंकि सामान लिए बिना तो काम नहीं चलेगा ना, हमें
क्या करना है, अपना पेट भरना है, तो हमें बहुत सारा सामान जो है मार्केट से ही लेकर के आना पड़ता है, दुकानों से ही लेके आते हैं, चाहे सब्जी है, फ्रूट है, दूध है, राशन है, ये सब कुछ। तो जिस व्यक्ति को मैथ्स की नॉलेज नहीं है वो पैसों का हिसाब कैसे रखेगा कि कितने की उसने चीज़ ली है और कितने उसको पैसे देने हैं, कितने उसको वापस मिलेंगे। मनी और टाइम में, ठीक है, मनी और टाइम में तो एक सीधी सी ये बात देखने में आती है कि हमको मैथ्स की ज़रूरत है ही सही ना, कहीं और ना भी, कोई बिजनेस ना ही करता हो, कोई मजदूरी है मान लो, लेकिन ये दो चीज़ों में तो उसे टाइम की ज़रूरत इसे मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी ना। इसीलिए तो देखा करो छोटी क्लासेस के अंदर ही, अगर आप मैथ्स की किताबें देखेंगे तो छोटी क्लासेस के अंदर ही, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के अंदर ही बच्चों को मनी और टाइम के चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं मैथ्स के अंदर। ये चीज़ आपने भी पढ़ी है, आपने भी देखी है, तो आपको पता ही है। तो ये है इसके व्यवहारिक उद्देश्य। फिर उसके बाद देखिए आगे है अनुशासनात्मक उद्देश्य, नहीं इससे पहले सांस्कृतिक उद्देश्य, कल्चरल एम्स क्या रहते हैं इस पे बात कर लेते हैं। तो जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है ना, उसको समझने के लिए भी हमें मैथ्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एक गणित का जो शिक्षक होता है उसका ये दायित्व है या उसका ये कर्तव्य है कि वो छात्रों को क्या करे, वो गणित के सांस्कृतिक मूल्यों को भी समझाए, ठीक है, क्योंकि मानव सभ्यता के निर्माण में गणित के ज्ञान का योगदान भी रहा है, ठीक है। आज हम सभ्यताएं पढ़ते हैं तो उसमें देखा करो मुद्राएं मिली हैं या फिर सिक्कों का प्रचलन किस तरह से था। तो इस तरह से मैथ्स जो है वो मानव सभ्यता के विकास में मैथ्स का भी योगदान रहा है, गणित का भी योगदान रहा है। तो एक मैथ्स के टीचर को गणित के उद्देश्यों के अंतर्गत क्या क्या सांस्कृतिक उद्देश्य हैं गणित के, क्या क्या उसके कल्चरल एम्स हैं, मानव सभ्यता के विकास में गणित के सांस्कृतिक मूल्यों की क्या वैल्यू है, ये भी बच्चों को समझाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे है अनुशासनात्मक उद्देश्य, डिसिप्लिनरी एम्स। अब ये क्या है, डिसिप्लिनरी यानी अनुशासन की बात हो रही है ना, तो अनुशासन का मतलब क्या है, यानी किसी काम को क्रमबद्ध रूप में करना, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से करना, यही होगा ना। तो आप देखा करो मैथ्स के अंदर बच्चा जब किसी सम को सॉल्व करता है तो उसकी जो पर्टिकुलर योजना है उससे वो परे नहीं हट सकता, जो प्लान है ना उसको कैलकुलेट करने का, किसी भी सम को सॉल्व करने का, उसको आप अलग से अपना ही अलग से फॉर्मूला बना करके नहीं कर सकते हो। अगर उसके दो फॉर्मूले हैं कि या तो फर्स्ट वन से कर सकते हो, सेकंड वन से कर सकते हो, तो उन दोनों में से एक फॉर्मूले से वो जो आपका सम है वो सॉल्व होगा। ऐसे नहीं है कि आप कोई अपना तीसरा ही बना लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से, बहुत ही क्रमबद्ध रूप से, अनुशासित रूप से मैथ्स को या मैथ्स के सम को सॉल्व किया जाता है। और यही आदत बच्चे में आ जाती है कि उसने कोई भी लाइफ में काम करना है तो वो कैसे करे, योजनाबद्ध क्रमबद्ध तरीके से करे। तो ये जो मैथ्स है ये बच्चे में ये भी डेवलप करता है, जिससे उसको हमेशा लाइफ में ये सब कुछ अपनाने की, प्लानिंग करके चलने की आदत हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला है अवकाश के समय का सदुपयोग। तो मैथ्स क्या करता है, मैथ्स का एक उद्देश्य है कि जब बच्चा फ्री बैठा हो तो वो फ्री टाइम में क्या करे, मैथ्स करे, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे उसकी तर्क शक्ति, विश्लेषण शक्ति, उसकी जो विचार शक्ति है, स्पष्टीकरण की उसकी जो शक्ति है, ये सारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। उसके बाद देखिए 6 पॉइंट है आपके सामने, मानसिक शक्तियों का विकास और चारित्रिक विकास। अब ऐसा करना भी मैथ्स का उद्देश्य है कि मैथ्स ने बच्चे की मानसिक शक्तियों का विकास भी करना है और चारित्रिक विकास भी करना है। मानसिक शक्तियों का विकास तो अपने आप ही होगा, जैसे हमने कहा चिंतन, मनन, तर्क, वितर्क, विश्लेषण, स्पष्टीकरण, इन सब में क्या बच्चे की मानसिक शक्तियाँ नहीं लगती। आप देखा करो मैथ्स के एक सम को सॉल्व करने के लिए बच्चे को पूरी तरह से मानसिक रूप से अपनी जो भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनको करना पड़ता है। मेंटली जो बच्चा एकदम पूरी तरह से स्वस्थ है वही मैथ्स के सम को कर सकता है, वही फॉर्मूलाज को याद रख सकता है। तो इस तरह से मैथ्स का एक उद्देश्य क्या है, बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना। और फिर है चारित्रिक विकास करना। अब चारित्रिक विकास वाला जो बच्चा फुली
प्लानिंग के साथ चलता है, योजनाबद्ध तरीके से काम करता है। मैथ उसको योजनाबद्ध तरीके से काम करना, क्रमबद्ध रूप से काम करना, ये सब कुछ सिखा रहा है। तो वो बच्चा ये सब कुछ करता है, तो इसका मतलब उसका चरित्र भी कैसा होगा, उसका चरित्र भी उच्च होगा। उसके भाव भी कैसे होंगे, उसके विचार भी कैसे होंगे, एकदम स्पष्ट होंगे, एकदम उच्च होंगे। तो कंक्लूजन ये है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ भी करना है तो हमें गणित की आवश्यकता होगी ही होगी। ठीक है, तो ये हो गए हैं गणित के पठन के उद्देश्य। और अब हम बात करेंगे, जैसे हमने बाकी 2 सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, कोरिलेशन की, तो आज हम मैथ्स के कोरिलेशन की बात कर रहे हैं कि मैथ सब्जेक्ट किस तरह से दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ सह संबंधित है, यानी कोरिलेटेड है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे गणित एवं रसायन शास्त्र की, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र में आपको पता है बहुत सारे इक्वेशंस होती हैं, वहाँ पे भी अंक होते हैं, बीजगणितीय समीकरणों का सहायता लेनी पड़ती है, गणित के नियमों का प्रयोग किया जाता है केमिस्ट्री में, ये सभी हम जानते हैं ना। अब जिन्होंने केमिस्ट्री, आप ये देखो, हायर क्लासेस में नहीं पढ़ी हैं, कॉलेज लेवल में नहीं पढ़ी हैं, तो हमने 9th 10th के अंदर सारे के सारे जो भी इसके पार्ट्स हैं साइंस के, वो पढ़े हैं ना, केमिस्ट्री फिजिक्स के लेसन्स, ये सारे हम पढ़ के आए हैं। तो केमिस्ट्री में हम क्या करते थे, हमें सॉल्व करना होता था इक्वेशंस को। तो रसायन शास्त्र में हमें वहाँ पे भी उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो बीजगणितीय समीकरण हैं, अंक हैं, गणित के जो नियम हैं, उनका प्रयोग करना होता था। तो रासायनिक समीकरणों को बीजगणित के समीकरणों की भांति ही हम जो संतुलित करते थे ना, कि बाईं और दाईं ओर के तत्वों की संयोजकता को समान होना ज़रूरी है, कि इधर अगर ऑक्सीजन की वैल्यू 2 है तो इधर भी ये 2 आनी चाहिए, या जो भी आप सब अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही है, मुझसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा पता होगा। तो रासायनिक संयोगों को, यौगिकों से संबंधित जो भी उनके रासायनिक संयोगों की बात करें या यौगिकों से संबंधित जो भी नियम हैं, वो सारे के सारे गणितीय नियमों का ही पालन करते हैं। तो रासायनिक पदार्थों के निर्माण का एक निश्चित अनुपात भी होता है, और इन सारी चीज़ों में मैथ्स का एकदम प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली आपको यूज़ दिखाई देता है। तो रसायन शास्त्र और मैथमेटिक्स दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए अगले बिंदु पे बात करते हैं, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, गणित एवं भौतिकी। अब भौतिकी और गणित भी आपस में जुड़े हुए हैं, और ये दोनों तो मैं कहूँ तो ये दोनों तो धूप छांव की तरह हैं, एक धूप है तो दूसरा छांव है, धूप छांव की तरह है। कोई भी नियम या सूत्र ऐसा नहीं है फिजिक्स का जहाँ पे गणित जो है वो आपको एब्सेंट दिखे या अनुपस्थित दिखे, ऐसा कोई नियम नहीं है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो फिजिक्स के सारे के सारे नियम हैं वो गणितीय भाषा से ही ढके हुए हैं। ठीक है, और हम समय पढ़ते हैं, दूरी, भार, आयतन, गति, ये सारे फिजिक्स में पढ़ते हैं ना इनके कॉन्सेप्ट्स को, तो वहाँ पे हम इनको गणित के संकेतों द्वारा ही तो पढ़ते हैं। अर्थात फर्क इससे क्या पता चलता है कि गणितीय गणना की आवश्यकता फिजिक्स में हर एक पग पग पर हमें होती है। गणित के बिना भौतिकी जो है, फिजिक्स जो है वो अधूरा है। तो इस तरह से ये दोनों भी क्या हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए तीसरा जो सब्जेक्ट आपके सामने है, गणित और जीव विज्ञान, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। तो गणित का ज्ञान अगर हम जीव शास्त्री की बात करें, ठीक है, कोई भी बायोलॉजी का स्टूडेंट है, यानी हमने उसको मान लो जीव शास्त्री का, तो किसी जीव शास्त्री को 2 कारणों से मैथ्स के बारे में पता होना चाहिए। पहला तो जीव विज्ञान का जो अध्ययन है वो जीव रसायन और जीव भौतिकी पर भी आधारित होता है। पहला रीज़न तो ये है, जीव विज्ञान यानी जो बायोलॉजी है वो बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स पर आधारित होती है, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों किस पे डिपेंडेंट हैं, तो ऊपर पढ़ के आए हैं ना केमिस्ट्री का और फिजिक्स का कोरिलेशन मैथ्स के साथ। तो जब बायोलॉजी पूरी तरह से बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स पर आधारित है तो इसका तो अपने आप से ही इसके साथ संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, मैथ्स के साथ अपने आप ही बायोलॉजी का संबंध स्थापित हो जाता है।
और दूसरा रीज़न क्या है? पहला रीज़न तो मैंने ये बता दिया भी डायरेक्टली अगर आपने बायोलॉजी पढ़नी है तो बायोफिजिक्स और बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ती है। दूसरा कि कोई भी खोज है या घटना है, ठीक है, कोई भी खोज घटना जो भी पढ़ते हैं इसमें बायोलॉजी में, तो उसका जो प्रत्यक्ष अवलोकन है उसके लिए वर्गीकरण, तुलना, ये सब कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए इसके प्रत्येक स्टेप पर गणित का ही सहारा लिया जाता है। तो जीव विज्ञान या शरीर विज्ञान दोनों में ही हमें अध्ययन करना है तो गणितीय गणनाओं की हमें आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो इस तरह से गणित और जीव विज्ञान, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी भी एक दूसरे से संबंधित हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपके सामने गणित एवं कृषि, मैथमेटिक्स एंड एग्रीकल्चर। इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर कृषि विज्ञान की बात की जाए तो कृषि विज्ञान भी गणित के ज्ञान पर आधारित है। कृषि विज्ञान में देश की आबादी, देश की कुल जनसंख्या कितनी है, कुल उपजाऊ भूमि कितनी है, बीजों की कितनी मात्रा है, खाद की कितनी मात्रा डालनी है, जल की व्यवस्था कितनी होनी चाहिए, यानी किसी फसल को कितना पानी देना है, इन सब बातों का जो हम अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं? एग्रीकल्चर में करते हैं। और ये सारों की मात्रा कैसे पता चलेगी? बीज की, खाद की, पानी की, या फिर देश की आबादी की गणना कैसे होगी, कितनी उपजाऊ भूमि है, इसकी गणना कैसी होगी? ये तो मैथ्स में ही होगी ना। और जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे जो भी छात्र हैं वो इसके लिए पूर्व अनुमान लगाने के लिए कि अच्छा इतना खाद, इतना और जल और इतना जो है वो बीज चाहिए और ये सब कुछ चाहिए और इतनी उपजाऊ भूमि होगी, तो ये सब कुछ के लिए वो मैथ्स का ही सहारा लेते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी छात्र होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फसल उगाने के लिए, जो कि एग्रीकल्चर का पार्ट है ना, फसल के बारे में पढ़ना या कृषि के बारे में जानना, तो इसमें पग पग पर मैथ्स की ज़रूरत होती है। ये भी मैथ्स से अछूता नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब है आपके सामने गणित एवं अभियांत्रिकी, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग। इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये कैसे जुड़े हुए हैं आपस में। तो इंजीनियरिंग की आधारशिला पूरी तरह से गणित है, ठीक है। जिस तरह से हमने पढ़ा कि जो फिजिक्स है वो गणित के बिना उसका काम नहीं चल सकता, तो इंजीनियरिंग का काम भी गणित के बिना नहीं चल सकता। अब चाहे हम सिविल जो इंजीनियरिंग होती है उसकी बात कर लें, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है उसकी बात करें, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, या आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग की, किसी भी शाखा की बात कर लो आप इंजीनियरिंग में, सभी में मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए। इंजीनियर भले ही तो कोई भवन बनाए, चाहे कोई पुल बनाए, चाहे कोई सर्वे करे, चाहे वो सड़क तैयार करे, चाहे वो कोई मशीन बनाए, ठीक है, कुछ भी बना ले, उसको हर स्टेप पर मैथ्स के जो नियम है या जो गणना है उसका यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये है गणित एवं अभियांत्रिकी, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री, गणित एवं इतिहास। इतिहास क्या करता है? इतिहास एक घटना चक्रों का अध्ययन है, ठीक है, घटना चक्रों का अध्ययन है जिसमें गणित की ज़रूरत होती है। समय के ज्ञान के बिना किसी घटना या ऐतिहासिक तथ्य का कोई महत्व नहीं है। हमें पता है ना, इतिहास का पता कैसे चलता है कि ये चीज़ इतने सन पुरानी है, इतनी, यानी इसका काल ये है और इतने साल पुरानी है। अब ये सालों का जो ज्ञान हो रहा है, ये जो डेट की नॉलेज हो रही है, सन की नॉलेज हो रही है, ये भी कैसे हो रही है? बिना मैथ्स के तो ये भी नहीं हो सकती, है ना। विभिन्न शासकों का क्या समय था, कब उनका जन्म हुआ, कहाँ से लेकर के कहाँ तक उनका शासनकाल रहा, उनके साम्राज्य का विस्तार कहाँ से लेकर के कहाँ तक था, कितना था, शासन का प्रबंध कैसे होता था, सिक्के कौन से चलते थे, शासन करने की उनकी अवधि क्या थी, ये सारे हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। और हिस्ट्री में भी गणित का प्रयोग वहाँ पे हमें दिखाई देता है। अर्थव्यवस्था को समझो, समय तालिका को समझो, अगर वंशावली की बात करें, मानचित्र की बात करें, तो इस सब में अगर कोई मात्रा ज्ञात करनी है, परिमाण नापतोल ज्ञात करना है, गणना करनी है, तो ये सारे किससे पॉसिबल होंगे? वो ये सारे के सारे हिस्ट्री में मैथ से ही पॉसिबल होंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है गणित एवं भूगोल, मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी।
अब भूगोल की जब बच्चे को शिक्षा देते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गणित के बिना नहीं समझाई जा सकती। जैसे पृथ्वी का आकार समझाना है, लंबाई चौड़ाई बतानी है उसकी, पृथ्वी की दैनिक और वार्षिक गति के बारे में बताना है, दिन रात कैसे बनते हैं, ऋतुएं कैसे बनती हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताना है, ज्वार भाटा के बारे में बताना है, पवनों के बारे में, धाराओं के बारे में, वर्षा के बारे में पढ़ाना है। ठीक है। या फिर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी जलवायु के बारे में आपको पढ़ाना है, वहाँ पे कितनी कौन सी चीज़ कितनी उपज होती है, कैसे वो कौन से नंबर पे आते हैं। तो ये सारी की सारी ऐसे टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के जो बिना मैथ्स के नहीं पढ़ाए जा सकते। ठीक है। अब कोई स्थान है जो पृथ्वी के मानचित्र में कहाँ पे है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है ना, कि कोई प्लेस मैप के अंदर कहाँ पे है, तो लेकिन पता कैसे चलेगा, जहाँ जब तक स्थानीय समय नहीं पता होएगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय समय नहीं पता होगा। और समय कैसे पता चलेगा, समय कहाँ का टॉपिक है, टाइम कहाँ का टॉपिक है, मैथ्स का। तो इस तरह से ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स भी आपस में एकदम से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए लास्ट बिंदु है आपके सामने गणित एवं अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र में भी मैथ्स की ज़रूरत होती है। जैसे वस्तुओं के उत्पादन के बारे में बताना है, उसके क्रय विक्रय के बारे में बताना है, वितरण के बारे में वितरण का हिसाब लगाना है, डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है। इसके अलावा कितने रुपयों के बदले 1 पौंड या 1 डॉलर का माल मिलेगा, इसके बारे में जानना है। मुद्रा विनिमय जिसको हम कहते हैं, मुद्रा विनिमय के बारे में जानना है। देश के आयात निर्यात के बारे में जानना है। मुद्रा की स्थिति के बारे में जानना है कि हमारे देश में साख क्या है इस टाइम पे। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहाँ पे इन सारे टॉपिक्स में, ये जो इकोनॉमिक्स के ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, इनके अंदर मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी ना। इसके अलावा अगर किसी प्रांत के या फिर राष्ट्र के बजट की बात हो तो बजट भी इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, लेकिन मैथ्स पर आधारित है। इसके अलावा किसी योजना की बात करते हैं, बचत की बात करते हैं, ऋण यानी कि लोन की बात करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इकोनॉमिक्स के पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये टॉपिक्स बिना गणित की नॉलेज के नहीं पढ़ाए जा सकते। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया कॉरिलेशन मैथ्स का अदर सब्जेक्ट्स के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लास में जो भी मैंने बताया ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है। नेक्स्ट क्लास में हम रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।